नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज में। हम आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम की अब की बार किसकी सरकार। तस्वीर कुछ देर में साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन कुर्सी पर विराजमान होने वाला है, कौन सत्तारूढ़ होने वाला है, गद्दी किसकी होने वाली है। और जो सत्ता का संग्राम चल रहा है, क्योंकि जनादेश लगभग आ चुका है। रुझान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, वो तमाम रुझानों के बाद कुछ देर में तस्वीर साफ़ हो जाएगी। एक जो धुंधलका है तस्वीर पर, वो धुंधलका छट जाएगा और उसके बाद में तस्वीर साफ नज़र आएगी कि कौन 2024 से 2029 तक भारत की राजगद्दी संभालने वाला है, भारत का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, साथ ही कौन सा राजनीतिक दल, कौन सा गठबंधन सत्तारूढ़ होगा और किसे जनता ने सिरे से नकार दिया है, किसकी बात जनता तक नहीं पहुंची है। लेकिन वो क्या कारण रहे कि अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए, वो कौन सी बातें रहीं जो चुनाव में महत्वपूर्ण रही हैं, और यह जो रुझान सामने आ रहे हैं, इन रुझान के पीछे किसकी मेहनत और किसका चेहरा और किसकी बात दमदार रही है, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हैं, सबसे पहले हमारे सहयोगी ऋषिका हमारे साथ हैं और हमारे साथ सहयोगियों से तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगी। परिचय कराना चाहूँगा, डॉक्टर आर के शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आर के शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार दामोदर राजावत जी हमारे साथ हैं। दामोदर जी, आपका भी स्वागत करते हैं। ऋषिका, सबसे पहली बात यह है कि जिस चुनाव की हम बात कर रहे हैं, ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। अपने आप में कई मायनों में, कई चीज़ों में रिकॉर्ड भी बने हैं, कई चीज़ों को लेकर के चर्चाएं रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एग्जिट पोल को लेकर के तमाम चर्चा हुई हैं, एग्जिट पोल के विषयों को लेकर चर्चाएं हुई हैं, एग्जिट पोल पर सवाल उठाए गए हैं। फिर जहां बात 400 की हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया, वहीं 295 की बात हुई, 370 की बात हुई है। इन सब चीज़ों को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी। यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ें इस पूरे चुनाव में ऐसी हैं जो पहली बार हुई हैं। सबसे पहले तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी अगर हम बात कर ले तो 1952 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब मतदान से ठीक बाद और मतगणना के ठीक पहले चुनाव आयोग को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से विपक्ष ने आरोप लगाए, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो एग्जिट पोल के आंकड़े हों, तो जनता के सामने जो गलत नैरेटिव गया उसको ठीक करने के लिए इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो आरोप थे उन्हें सिरे से खारिज किया गया इलेक्शन कमीशन की ओर से। लेकिन लगातार जिस तरह से विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, अब जैसे कि कहा कि पहली बार बहुत सारी चीजें जो हैं वो हुई हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप मुद्दों को लेकर भी आप बात कर लें तो सूरज जी, बहुत सारे मुद्दे इस पूरे चुनाव में ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं। पहले चरण के बाद से सरप्राइजिंग मुद्दों की एंट्री हुई है। सरप्राइजिंग मुद्दों की एंट्री जिस तरह से हुई है, चाहे आप वो मंगलसूत्र की बात कर ले, यानी पूरे एम फैक्टर को लेकर हम बात कर रहे हैं। एम फैक्टर से यानी मुसलमान, मंगलसूत्र, विरासत टैक्स की भी आप बात कर ले। एम फैक्टर का जो मतलब है वो मोदी निकाला गया, मछली, मटन, मुजरा जैसे शब्दों का इस पूरे चुनाव में जो है उपयोग किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारे मुद्दे हैं, इस पूरे चुनाव में पहली बार हुए हैं और कहीं ना कहीं भारत के चुनाव का परिदृश्य इस पूरे परिणाम के बाद बदलता हुआ तो दिखाई देगा। लेकिन एक बड़ा सवाल सूरज जी यहाँ पर ये खड़ा होता है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि पहली बार इस पूरे चुनाव में ऐसी चीजें हुई हैं। अब देखिए, इस जो शुरुआती रुझान है हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, राज्यवार आंकड़े भी हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही जो आंकड़े आ रहे हैं बीजेपी, इंडिया गठबंधन और अदर्स को लेकर, तो आप देखेंगे कि एनडीए को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन अभी पीछे चल रहा है। तो जिस तरह से सूरज जी शुरुआती रुझान बता रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो एग्जिट पोल के संभावित आंकड़े थे, हमने पहले भी कहा था कि उस आंकड़े को, उस एग्जिट पोल के आंकड़े को एग्जैक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बताए हुए आंकड़े हैं वो 90% एक्यूरेसी के साथ हर बार सटीक बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अभी बढ़त मिल रही है और हो सकता है कि जो बीजेपी का जादू का फिगर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार के जो दावे कह रहे हैं, जो शुरुआती रुझान बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फिगर टच करता हुआ नजर आ रहा है। सूरज आपने सही कहा कि वो जो मैजिक फिगर है, उस मैजिक फिगर की यदि हम बात करें तो रुझानों पर, शुरुआती रुझानों में एनडीए की बात करें या फिर, क्योंकि जैसा कि देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर कि 303 का वो जो आंकड़ा है, 303 का बीजेपी प्रारंभिक रुझानों में छूती हुई नज़र आ रही है। और एनडीए की बात करें तो एनडीए उससे कहीं ज़्यादा सीटों की संख्या पर बढ़त बनाए हुए है। हम बात करें यदि कि परिदृश्य में कि वर्तमान परिदृश्य क्या है, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी जुड़ी हुई हैं। गुंजन जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज, आपके पास आऊँगा। लेकिन डॉक्टर आर के शुक्ला जी, आपसे जानना चाहूँगा, यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश और पूरे देश के परिदृश्य को देखते हुए यदि बात करें, जहाँ हम देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले पीछे नज़र आ रहे थे वोटों की गिनती में, अब वो आगे नज़र आ रहे हैं और 1.25 लाख से ज़्यादा वोटों पर लगातार आगे हैं
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, हेमा मालिनी आगे चल रही हैं। इसके बाद यदि हम देखें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आगे हैं। तो ये जो ऐसी कुछ सीटें हैं जिन सीटों की चर्चा लगातार रही है, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो रहे हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी दोनों सीटों से, वायनाड सीट से भी और रायबरेली से भी आगे चल रहे हैं। तो ये जो वर्तमान शुरुआती रुझान हम सामने आ रहे हैं, जहां एनडीए बहुमत की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, क्योंकि अभी 10:15 ही बजे हुए हैं जी तो जो भी रुझान है वो भी प्राथमिक है। हाँ। अब वो स्टेट लेवल के हों या सेंट्रल लेवल की सीटों के हों, हम्म। लेकिन प्राथमिक रुझानों में स्वाभाविक है कि एनडीए नीति गठबंधन की को ना बढ़त मिलती दिख रही है। 305 पे वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक ऐसा माहौल बनाया गया था या नैरेटिव सेट किया गया था जी कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी बहुत बुरी तरीके से पराजित होने जा रही है। अभी तक के रुझानों में ऐसा देखने में नहीं आ रहा है, बल्कि इंडी गठबंधन पूरे देश में एक ना जबरदस्त फाइटिंग की पोजीशन में है। अभी वो 212 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है। जी मतलब 305 पे जो ना एनडीए ना गठबंधन मतलब बीजेपी शासित जो पार्टियां हैं वो ना बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन 212 पर उसकी जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं हमारे देश की, उसमें कांग्रेस भी है, एसपी है, टीएमसी है, आरजेडी है, वो साउथ की मेनी मोर पार्टियां हैं। जी इसका मतलब क्या है कि जो नैरेटिव सेट किया गया था या जो रुझान आए थे, मैं उन पे किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ, ना ही किसी भी संस्था पे, वो मीडिया की हो या हमारे देश की संस्था हो, किसी पे मेरा क्वेश्चन करने का कोई ऐसा इरादा नहीं है। बट अभी तक के रुझानों से ये लग रहा है कि जो हमारा विपक्षी गठबंधन है वो फाइटिंग की पोजीशन में है। बिल्कुल आपने सही कहा कि विपक्षी गठबंधन फाइटिंग की पोजीशन में है। विपक्षी गठबंधन का जो प्रदर्शन है ऋषिका, इसको लेकर के मैं जानना चाहूँगा, आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले गुंजन चौकसी जी आपसे जानूंगा कि विपक्षी गठबंधन का जो प्रदर्शन है, ये जो शुरुआती रुझान है, चर्चा में मैं स्पष्ट कर दूं कि ये शुरुआती रुझान है, ये परिणाम नहीं है, लेकिन इन रुझानों में जो प्रदर्शन विपक्षी गठबंधन का दिख रहा है, ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रारंभ में नारा रहा है 400 पार, वो कैसे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? गुंजन जी। गुंजन जी, संभवतः आपके हैंडसेट में ऑडियो जो है वो म्यूट का बटन ऑन है, उसे बंद कर लीजिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। म्यूट को हटा लीजिए। जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। सूरज जी, देखिए, जो मैंने बात की शुरुआत की थी कि 400 पार का जो नारा है, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा सिर्फ यूं कहने के लिए नहीं बना था, इसके पीछे आधार था, और वो आधार हम सबको शाम तक जब नतीजे पूर्ण रूप से समक्ष होंगे आपके और हम सबके, वो पूरा चरितार्थ होता दिखेगा। और उसका जो जनता जनार्दन ने जिस तरह समर्थन दिया है, वो जो प्यार और आशीर्वाद भारत की जनता ने दिया है, मोदी सरकार ने जिस तरीके से इतिहास रचा था, 10 वर्षों का इतिहास, उस इतिहास में विकास की बात हुई थी, उस इतिहास में महिला सशक्तिकरण की बात हुई थी, उस 10 वर्षों के इतिहास में गरीब कल्याण की बात हुई थी, युवा उत्थान की बात हुई थी। जिस सरकार ने 10 वर्षों में वो करके दिखाया है जो 55 वर्षों की कांग्रेस की सरकार ने सोचा भी नहीं था। तो ये जो आधार हमारा 400 पार का आया है, ये वहां से आया है। जिस तरह हमने महिलाओं को सशक्त किया है मोदी सरकार ने मात्र 10 वर्षों में, जिस तरह कश्मीर के मुद्दे को उठाया है, धारा 370 हटाकर मुख्य धारा में लेकर आई मोदी सरकार, ये आधार हमारा वहां से आया है। जिस तरह गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई है, ये आधार वहां से आया है। जिस तरह सनातन संस्कृति आज भारत का डंका पूरी दुनिया के सामने बज रहा है, ये आधार वहां से आया है। तो सूरज जी, इस आधार के पीछे हमारा जो विश्वास है वो जनता जनार्दन ने हमें दिया है। ये सिर्फ कागजों पर विश्वास नहीं आया है कि आज सिर्फ इस तरह बोला जा रहा था कि नैरेटिव सेट करा गया है, नैरेटिव सेट किया नहीं गया है, ये जनता जनार्दन ने बताया है। जिस तरह रैलियां हुई है हमारे प्रधानमंत्री की देश भर में ताबड़तोड़, जहां पे जो जन सैलाब उमड़ा है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, वो दिखा रहा है। जिस तरह देश की जनता ने बढ़ चढ़कर उत्साह से अपने मतदान अधिकारों का उपयोग किया था, आज वो आपको और हम सबको देखने को मिलेगा। और शाम तक वो 400 पार का नारा है वो पूरा होगा। चलिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अभी भी विश्वास है कि वो 400 पार का जो नारा है वो सटीक रहेगा और 400 पार वो पार करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि तीसरे राउंड की गिनती भोपाल लोकसभा सीट पर तीसरे राउंड की गिनती जारी हो चुकी है और तीसरे राउंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आलोक शर्मा बढ़त बढ़ाए हुए हैं। छिंदवाड़ा में
तस्वीर बदलती नज़र आ रही है, क्योंकि छिंदवाड़ा में दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और जो विवेक बंटी साहू हैं वो 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी छिंदवाड़ा पर। ऋषिका, ये 2 सीटों की यदि हम बात करें, भोपाल की बात कर लें, छिंदवाड़ा की बात करें, भोपाल में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। दूसरी तरफ देखें कि छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी, भोपाल में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए। छिंदवाड़ा में जो तस्वीर, एक जो बात थी कि एक सीट मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही तो छिंदवाड़ा सीट हो सकती है, लेकिन यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी, क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए पहले भी मैंने कहा था कि 2 से 3 अनुमान हम यहाँ पर लगा रहे हैं। पहला अनुमान तो ये, क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े कह रहे हैं बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है, यानी 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में। दूसरा अनुमान ये कहता है एग्जिट पोल्स का कि बीजेपी जो है 28 सीटों पर है और 1 सीट जो हम छिंदवाड़ा की ले लें या राजगढ़ की ले लें वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो रुझान अभी तक के सामने आए हैं, जैसा कि आपने बताया, तो छिंदवाड़ा और राजगढ़ दोनों ही सीटें जिन पर हम बात कर रहे थे, इन दोनों ही सीटों को अगर हम देखें तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो पीछे चल रही है। यानी कहीं ना कहीं ये जो अनुमान है कि बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, तो ये जो आंकड़े हमने दिए थे एग्जिट पोल के, ये सटीक बैठ सकते हैं। लेकिन अभी बहुत समय है और अभी जो ईवीएम की पेटियां खुलना भी बाकी है, इन पर जो चुनावी मतगणना होगी तो इनसे स्थिति साफ होंगी। लेकिन भोपाल की जब हम बात कर रहे हैं तो आलोक शर्मा यहाँ से आगे चल रहे हैं भोपाल से। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संभवतः आप दामोदर जी से भी कुछ जानना चाहते हैं इन सीटों को लेकर के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी, क्योंकि आपने इन दोनों सीटों का बात की तो इन दोनों सीटों का हम जिक्र कर रहे थे। हाँ। दामोदर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी सीधा। अब मध्य प्रदेश की हम बात कर ले तो जैसे कि मैंने बताया कि 2 अनुमान यहाँ पर लगाए जा रहे थे, लेकिन महिलाओं के मुद्दों पर जब बात हुई, जैसे अभी सूरज जी ने कहा, गुंजन जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम रणनीति पर काम करती है। लेकिन आपको यहाँ पर इस पूरे चुनाव में क्या लग रहा है, बीजेपी का ऐसा कौन सा जो है टास्क रहा, या फिर हम कह लें बीजेपी की ऐसी कौन सी रणनीति रही या ऐसी कौन सी योजना रही जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जनता के मन पर डाल पाई है? सबसे पहले आलोक भाई और छिंदवाड़ा में बीजेपी आगे आपने बताया, और वो अनुमानित है भोपाल की सीट तो हमेशा बीजेपी के खाते में रही है, चाहे वो गेस्ट यहाँ से कोई बाहर का व्यक्ति भी आके लड़ ले। यहाँ अगर मध्य प्रदेश की नब्ज की बात करें तो एमपी के मन में मोदी कैंपेन जैसी चलाई इन्होंने, उस कैंपेन का असर, साथ में विधानसभा में इतना पूर्ण बहुमत आना और उसके बाद लगातार महिलाओं को रिझाने के लिए लाडली लक्ष्मी बहना योजना पर काम करना और उसके बाद सीखो कमाओ योजना पर काम करना और ऐसी तमाम योजनाएं जो सीधे लाभार्थी को फ़ायदा देती हैं, वोटर को फ़ायदा पहुंचाती हैं। उन्होंने टारगेट सेट ये किया था कि जो वोटर हैं या नए वोटर हैं उनको कैसे लुभाया जा सकता है। ख़ास तौर से महिला वोटरों के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो, जैसे 3 तलाक की बात करें, भोपाल जैसी सीट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है कि जहाँ काफ़ी ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है और उनको भी 3 तलाक का असर, जब उनकी महिलाएं अपने आप जस्टिस पाती हैं, 3 तलाक पर बात होती है, उनको एक तरह का जस्टिस मिलने की उम्मीद रहती है, मोदी से उम्मीद रहती है, मध्य प्रदेश सरकार से उम्मीद रहती है। तो जब स्टेट से और केंद्र से, दोनों सरकारों से उम्मीद रहती है तो यकीनन वो वोट परसेंटेज बढ़ता है और वोट परसेंटेज सीट में कन्वर्ट होता है और वही रुझानों में दिख भी रहा है। और भोपाल की बात ना करके इस बार छिंदवाड़ा की बात करें, जहां पर छिंदवाड़ा में बढ़त मिल रही है क्योंकि तकरीबन 14 पेटियों का भाग्य खुल चुका है और उन 14 पेटियों में भाजपा आगे है, लेकिन अभी भी इंतजार करना चाहिए क्योंकि शुरुआती रुझान है जहां पर बढ़त जरूर मिलती है क्योंकि कोशिश ये होती है, इलेक्शन कमीशन रैंडमली ये पेटियां निकालता है, वहाँ अलग अलग एरिया, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग असर देखने को मिलता है, लेकिन शुरुआती रुझान ही आगे परिणाम में कन्वर्ट होता है। अधिकांशतः देखा गया है मध्य प्रदेश में 29 सीटों में इस बार भाजपा 29 से आगे आने वाली है। एक आध सीट पे कहीं पेच फंस सकता है जैसा आपने बताया, लेकिन रुझान के बाद की स्थिति परिणाम में होगी और परिणाम की स्थिति जैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं उस तरह की ही होगी मध्य प्रदेश के लिए। यानी कहीं ना कहीं जो रुझान आ रहे हैं सूरज जी वो परिणाम में तब्दील हो सकते हैं। बिल्कुल, जो शुरुआती रुझान है वो परिणाम में तब्दील हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो रुझान आ रहे हैं, यदि ये रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो सबके लिए चौंकाने वाली बात होगी। और बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अनुराधा सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनुराधा जी, आपका बहुत स्वागत है और सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर अनुराधा जी,
यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, तो मध्य प्रदेश में जहां छिंदवाड़ा सीट पर भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू आगे चल रहे हैं, वहीं यदि पूरे देश में बात करें तो जहां एक तरफ बात हो रही थी क्लीन स्वीप की, 400 पार की बात हो रही थी। हालांकि गुंजन जी ने अभी कहा है, गुंजन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भाजपा प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि शाम होते होते हम 400 पार कर लेंगे, ये प्रारंभिक रुझान है, परिणाम नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रारंभिक रुझानों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देश न्यूज़ के सभी दर्शकों को, सर आपको और मेरे सभी सम्मानित को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए सर, अभी जस्ट अभी इनिशियल फेज, तो अभी तो आना बहुत कुछ बाकी है और मैं आश्वस्त हूँ कि देखिए कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहने वाला है। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा, जिस तरह से अनुराधा सिंह जी का कहना है कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में आप कितनी सीटों पर जीतने की आशान्वित हैं आप? देखिए सर, चल रही है, आप जानते हैं, हम तो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। कितनी सीटें? और आप देखिए, बिकॉज इनिशियल फेज है, अभी आने दीजिए, पिक्चर क्लियर हो जाएगी, 4 साढ़े 4 तक की पिक्चर क्लियर हो ही जाएगी सर। हालांकि सबसे पहले वेरी होपफुल, हम बहुत होपफुल हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है। सबसे पहला रिजल्ट मध्य प्रदेश में जो आने वाला है वो खरगोन सीट का आएगा कि खरगोन सीट पर कौन हारा और कौन जीता। मध्य प्रदेश के परिदृश्य में सबसे पहला रिजल्ट आएगा खरगोन का। लेकिन यदि हम बात करें डॉक्टर आर के शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ में जो प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं और वहाँ पर अभी तक पहले चरण का जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है, वहाँ पर 8 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई और 3 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाई, जिसमें एक सीट राजनांदगांव की है जहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। ये 8 और 3 का आंकड़ा है, क्योंकि पिछली बार 9 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि शुरुआती रुझान में जब एग्जिट पोल आए हैं तब देखा गया कि कई एजेंसियों ने यहाँ क्लीन स्वीप दिया है, 11 की 11 सीटें बीजेपी को दी हैं। वहीं कुछ एग्जिट पोल, कुछ एजेंसियों ने 10-1 का आंकड़ा भी बताया है, कुछ एजेंसियों ने अलग अलग आंकड़े बताए। लेकिन अभी जो प्रारंभिक रुझान है वो 8-3 के आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। देखिए, जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो मेरा ऐसा मानना है, और रुझान भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो माननीय वहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, वो निश्चित रूप से फाइटिंग पोजीशन में हैं और शायद वो अपनी सीट निकाल सकते हैं। बाकी जो इन्हें 10 सीटें बचती हैं उन पे बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, अभी भी है, और तो शायद वो बढ़त उनकी स्थिर रहेगी और बढ़ती जाएगी, है ना। कहाँ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, मतलब वहाँ 10-1 से हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा इन्हें जवाब देना चाहूंगा। हमारी जो इन्हें बीजेपी की प्रवक्ता हैं गुंजन मैडम, उन्होंने शायद मेरे जो इन्हें कथन को या तो पूरा सुना नहीं या उसको इन्हें अदर वे में उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। मैंने ये बोला था कि जो एक नैरेटिव सेट किया गया है, तो नैरेटिव सेट करना अकेला राजनीतिक पार्टियां नहीं करती हैं या मीडिया नहीं करती है, आम जनता भी कर सकती है। वो किसी पर्टिकुलर एक जिन्हें आधारभूत जिन्हें स्तंभ की है ना, मैंने प्रॉपर्टी नहीं है, नैरेटिव कोई भी सेट कर सकता है, ठीक है। मेरा कहना ये था कि जो इंडिया गठबंधन है वो फाइटिंग पोजीशन में है। अब हम बात करते हैं अपने एमपी की। तो एमपी में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। इसके लिए निश्चित रूप से जो हमारी भाजपा की प्रवक्ता है गुंजन मैडम को मैं है ना हार्दिक बधाई देता हूँ, है ना। उन्होंने शायद मेरे स्टेटमेंट को गलत वे में लिया, लेकिन अभी रुझान ही है, रुझान है, डेफिनेटली रुझान है। अभी तो नतीजे आने बाकी है। नहीं भाई, कम से कम खुशी होने का इन्हें जो भी पल मिले वो ले लेना चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं शुक्ला जी। आपने जिस तरह से यहाँ पर आपने बताया, देखिए अब नैरेटिव की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अब नैरेटिव कोई भी सेट कर सकता है। लेकिन गुंजन जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं यहाँ पर महिला के मुद्दे की अगर हम बात करें, महिलाओं के मुद्दे की, तो हमने देखा है महिलाओं का जो मुद्दा है वो राजनीति का केंद्र हमेशा से रहा है। अब विधानसभा की अगर हम बात कर ले तो महिलाओं ने अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो बीजेपी को दिया है। लेकिन लोकसभा चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान से ज्यादा हमने महिलाओं का अपमान यहाँ पर देखा है। सूरज जी, किसी भी मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर बात कर ले, चाहे वो राधिका खेड़ा की हम विपक्ष से बात कर ले या फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी बीजेपी के नेता ने कहा है, तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, देखिए कोई भी हो, लेकिन महिला के मुद्दे पर जिस तरह से महिला के सम्मान को लेकर बात की गई, कुंजन चौकसी जी क्या कहेंगे इस पर? क्या ये ठीक है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जिस तरह से आरोप लगे कि मणिपुर के मुद्दे पर वो कुछ नहीं बोले, इस पर भी मैं एक टिप्पणी आपके चाहूंगी कुंजन जी। ऋषिका जी, देखिए सर्वप्रथम अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो है, महिला सम्मान ही है भारतीय जनता पार्टी का अपना अभिमान।
ठीक तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना, अगर मैं आप उनका इतिहास देखें तो महिला सशक्तिकरण का जो उदाहरण पेश किया है वो कैसे किया है। 33% जो अभी नारी बंधन अधिनियम लेकर महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है हमारी मोदी सरकार ने। घर से लेके देश के राजनीति में महिलाओं को एक जगह देने का काम किया है मोदी सरकार ने। अगर मैं शिक्षक भर्ती की बात कर लूं तो 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है शिक्षक भर्ती में, 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया है पुलिस भर्ती में, 50% रिजर्वेशन महिलाओं को पंचायती चुनाव में 2007 में दिया है, ताकि महिलाओं का योगदान जो ले सके। ये देश के पूरे जनहित के लिए होता है। महिला सशक्तिकरण का जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका उदाहरण पेश किया है। चाहे मैं लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर लूं, मैं लाडली बहना योजना की बात कर लूं, ऐसे अनगिनत योजनाएं हैं जो महिला हित में है। ये होती है सशक्तिकरण, ये होता है उनका अभिमान बढ़ाना। कांग्रेस ने क्या किया, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। रणदीप सुरजेवाला जी ने क्या किया, हेमा मालिनी जैसी एक वरिष्ठ नेत्री अभिनेत्री पे इतना भद्दी टिप्पणी करते हुए उन्हें क्या शर्म नहीं आई। महिला अपमान की एक इतिहास की एक झड़ी लगा रखी है कांग्रेस के नेताओं ने। राहुल गांधी जी ने जिस तरह महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी की, रणदीप सुरजेवाला जी ने की, जीतू पटवारी जी ने तो उनकी सारी हदें पार की। जिस तरह इमरती देवी जी के लिए उन्होंने रस ढूंढने का काम किया। कैलाश विजयवर्गीय जी की टिप्पणी भूलेंगी शायद आप, गुंजन जी? कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो टिप्पणी दी थी वो भी नहीं भूली होंगी शायद आप? मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ सूरज जी, और उस पे मैं आज भी मैं एक महिला हूँ और महिलाओं को लेके मैं एक बात सबसे पहले सर्वप्रथम करना चाहती हूँ कि संवेदनशील मुद्दा होता है महिला। हमारे देश में नारी नारायणी की तरह पूजी जाती है, महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है। हाँ। उस पे अगर किसी ने गलत व्यवहार किया है, अपमान किया है, तो मैं उसका भी विरोध करती हूँ। चलिए, मैं दर्शकों को एक जानकारी देना चाहूंगा और साथ ही गुंजन जी आपसे जानना चाहूंगा। दर्शकों को बता दूं कि हाँ, अमेठी सीट से स्मृति ईरानी 9,700 वोटों से पीछे चल रही हैं और केएल शर्मा वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसी के साथ गुंजन जी आपसे जानना चाहूंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने सहयोग किया है, आशीर्वाद दिया है, तो इसमें लाडली बहनों का कितना योगदान है और लखपति दीदी का कितना योगदान मानती हैं आप? के उत्थान की जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, ये आज मध्य प्रदेश की महिला ने देखा है। जिस तरह मैंने अपनी बात रखी, सिर्फ लाडली बहना योजना ही नहीं, ये तो हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की एक कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन हमने कई अलग योजनाएं हैं, स्व सहायता समूह है, जहाँ पे हम महिलाओं को उन स्वावलंबी बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए कदम उठाए हैं। जिस तरह मैंने आपको अभी जिक्र किया, शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो। ठीक है गुंजन जी, यानी तमाम योजनाओं के जरिए आपने महिलाओं को जो भी फायदे पहुंचाए हैं या फिर उनके सम्मान को बढ़ाने का जो भी आपने काम किया है, इसका फायदा आपको विधानसभा में मिला। लेकिन अनुराधा जी, आपसे इस पर एक छोटा सा जवाब हम लेना चाहेंगे। महिला सम्मान को लेकर क्योंकि बात की गई है, अब देखिए घोषणा कर देने से, महिलाओं को लखपति बनाने से उनको सम्मान मिल जाएगा क्या? आपके द्वारा जो विपक्ष की ओर से जो टिप्पणियां की जाती है उन पर भी तो रोक लगानी चाहिए ना। और अगर सूरज जी, हम यहाँ पर कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं तो इतिहास हम उठाकर देखें तो कांग्रेस के नेताओं ने खुद की पार्टी में होती हुई जो महिलाएं हैं उनको भी नहीं छोड़ा है, उनके लिए भी अपशब्द कहे गए हैं। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा, अनुराधा जी आपसे जानना चाहूंगी कि इसी का खामियाजा आपने विधानसभा में उठाया और लोकसभा में भी हम फिर यही चीजें होते हुए देख रहे हैं। देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी सदैव महिलाओं की सशक्तिकरण ये कार्य किया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप देखिए आज भी भारत में आप अपनी बात महिलाओं के साथ क्या होता है, जला दिया जाता है। हाँ। हम आज की आधुनिक भारत में बात कर रहे हैं। हाँ। तो कांग्रेस इसके लिए लेके आई थी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। फिर आप देखिए कि महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़े और डिसीजन मेकिंग में, लेकिन पॉलिसीज बनती हैं, निर्णय डॉक्टर अनुराधा सिंह जी, सवाल यहाँ ये उठता है कि जैसा गुंजन जी ने अभी कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं। नहीं, कांग्रेस के जो नेता हैं वो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं और टंचमाल भी तो उन्हें ही कहा जाता है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। आप मुझे लेट मी कंप्लीट सर, अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि तो हाउ वुड आई बी एबल टू आंसर? आई थिंक कि जो क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन पूछ रही है नाज़िम, जी तो मुझे जी, अपना स्टैंड रखने दीजिएगा। आप अपनी बात पूरी रखें। मेरा यह है कि ये भी उसमें शामिल कर लीजिएगा आप।
अपनी बात पूरी करें। कह रही हूँ जी। देखिए क्रॉस सेक्शन भी होते हैं तो फर्स्ट आप सामने वाले को मौका तो दीजिए पूरी बात बराबर रखने बराबर के लिए। पूरा मौका है आपके पास, Otherwise अपनी you बात speak रखिए, and पूरा I मौका है decide। आपके पास, रखिएगा अपनी बात। देखिए मैं जो आपसे कहना चाह रही हूँ जैसे इनको बहुत इको हो रहा है सर। Am I audible? आप बिल्कुल आपको आप सुन पा रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखें। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए आप इतिहास उठा के देखिए कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सशक्त करने के लिए कार्य किया है। जैसा मैं आपको बता रही थी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, हाँ। उससे क्या डायरेक्ट बेनिफिट आप देखिए महिलाओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था और आज भी प्रताड़ित किया जाता है तो उससे निजात पाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कानून दिया गया कि दहेज एक कुरीति है, उसके लिए महिला अपनी आवाज उठा सकती है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में। फिर आप देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके कांग्रेस पार्टी लेके आई थी जिससे पंचायती राज और नगरीय निकाय उससे क्या हुआ महिलाओं को डॉक्टर अनुराधा सिंह जी, मैं सशक्त फिर कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे कि आपकी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं हम, लेकिन आप विषय से भटक रही हैं, आप विषय से भटक रही हैं, आगे बढ़े। आप विषय से भटक रही हैं। जो आपसे पूछा गया कृपया वो बताइएगा कि यदि टंचमाल आप ही के नेता, आप ही की पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहते हैं तो ये कैसा महिला सम्मान है? ये कैसा महिला सम्मान है? मुझे अपनी बात रखने में नहीं, हम पंचायती राज की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम पंचायती राज की बात ही नहीं कर रहे हैं अनुराधा सिंह जी, हम पंचायती राज की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पंचायती राज की बात नहीं कर रहे हैं, हम दहेज प्रथा की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम दहेज प्रथा की बात नहीं कर रहे हैं। महिलाओं को कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना बहुत जरूरी है, तभी महिलाएं आएंगी और देश में अपना योगदान देंगी। चलिए ठीक है, और मेहमान है, हम उनके पास भी जाना चाहेंगे, वापस आएंगे आपके पास में डॉक्टर अनुराधा जी, वापस आएंगे। और मेहमान हमारे साथ है डॉक्टर राजावत जी, हमारे साथ है दामोदर राजावत जी। दामोदर राजावत जी, जैसे कि बात महिला सम्मान की हुई, लेकिन इस चुनाव में एक तरफ जहां महिला सम्मान की बात हुई वहां कांग्रेस के नेताओं ने एक महिला ने कांग्रेस की ही एक महिला ने दूसरी नेता जो थी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी उनके भाव की तक बात कर ली है। एक महिला ही यदि महिला के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही है केवल पार्टी की प्रतिद्वंदिता के चलते कि वो दूसरी पार्टी से हैं, हम दूसरी पार्टी से हैं, और महिलाएं ही महिलाओं का सम्मान नहीं कर। हालांकि मैं चाहूंगा कि हमारी जो चर्चा है महिला सम्मान पर केंद्रित ना हो, तमाम विषयों पर आपको विश्लेषण चाहता हूँ दामोदर राजावत जी। हाँ, लेकिन उससे पहले ये भी बता दें सूरज जी, जिन महिला की बात कर रहे हैं यहाँ पर वो महिला भी अभी मंडी सीट से आगे चल रही है। सूरज जी कंगना रनौत आगे चल रही है मंडी से। देखिए महिलाओं पर जब भी आघात हुआ है महिला निखर के सामने आती है और महिलाओं ने अभी जैसे कंगना रनौत पे मंडी सीट की बात कर रहे हैं, लगभग 2 चरणों के वहाँ भी चुनाव मतदान गणना हो चुकी है और उसके बाद वो आगे हैं और लगातार यही परिणाम में कन्वर्ट होने वाला है, जैसा कि अनुमान वहाँ पे सर्वे एग्जिट पोल में बताए जा रहे थे और वही होने वाला है। महिलाएं कभी भी कमजोर नहीं रही हैं, चाहे किसी भी पार्टी की हो, महिला चाहे भाजपा में रही हो या कांग्रेस में रही हो या अन्य पार्टी में, अगर महिला का कर रही है या कोई राजनीतिक जो पार्टी का लीडर है वो किसी पे कमेंट करता है, ये निंदा का विषय है। लेकिन आज हमें गिले शिकवे की बात ना करके चुनावी परिणामों की तरफ जाना चाहिए। चुनावी रुझान जो आ रहे हैं उनमें एक तरफ दर्द है और एक तरफ खुशी है, उन दोनों में बैलेंसिंग की बात होना बड़ा कठिन है आज के समय। लेकिन मैं यहाँ पर डॉक्टर अनुराधा से जो उन्होंने बताया कि लगातार वो जो टॉपिक है, टॉपिक आज का है कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं। अगर कांग्रेस लगातार इतना मौका मिलने के बाद भी उन पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने सीटें बेची हैं, उन्होंने लगातार ऐसे पॉलिटिशियन को सीट नहीं दी गई है जो जीत सकता है, कार्यकर्ता उनसे सख्त नाराज रहे हैं और जो उनका वोटिंग परसेंट लगातार उन्होंने मेंटेन किया उसके बावजूद भी वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। आप दल बदल की बात कर रहे हैं यहाँ? हाँ, दल बदल की बात तो सीधी तौर पे है कि जहां पर वॉशिंग मशीन में आते हैं लोग, इन्होंने आरोप भी लगाए दल बदले हैं, लेकिन जो इनके पास है उसको संभाल नहीं पा रहे। ठीक है, वापस चाहे वो जवानी जंग हो, ठीक है, महिला को सम्मान हो, हर बात पर कांग्रेस को सीखने की बात आती है और लगातार वो दावे ठोकते रहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम बेहतर कर रहे हैं, परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। कब तक? जनता सब देख रही है। उसके बावजूद डॉक्टर अनुराधा जी से यहाँ पे निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम एक बार जो उनके पास जो यूथ टीम है या जो सीनियर लीडर्स की टीम है उनको फिर से सोचने समझने
और मंथन करने की आवश्यकता है कि भारतीय वोटर की नब्ज समझनी पड़ेगी, आवश्यकता समझनी पड़ेगी और फील्ड में ठीक है। अपने कॉम्प्यूटर या मोबाइल पर काम नहीं करना पड़ेगा, हाँ। फील्ड में जाना पड़ेगा हाँ। और एक नए सिरे से बिल्कुल ठीक रिसाइकिल है करके राममोहन काम जी, करना आपने पड़ेगा। यहाँ ठीक पर है। कि जनता की नब्ज को टटोलना पड़ेगा, तभी आप उनके मन को समझ पाएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जनता की नब्ज टटोलना जरूरी है। अनुराधा जी, एक सीधा सवाल लेकर आ रहा हूँ सीधे जवाब की अपेक्षा में, कि यदि कांग्रेस सरकार में नहीं आती, हार जाती, तो इसका ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाएगा? कौन इसका जिम्मेदार होगा? बिल्कुल सीधा सवाल, सीधा जवाब। देखिए सर, अभी बहुत इनिशियल फेज में चल रहे हैं, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस कॉमन फॉर्म करने जा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि यदि आपको देखिए, सफलता नहीं मिलती है हमारी तो पार्टी और हम सभी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। लेकिन इस आश्वस्त होने से पहले ही तो आपकी पार्टी की ओर से कल कह दिया गया कि अगर बीजेपी 300 से ज्यादा लेकर आई तो ईवीएम में गड़बड़ी है। फिर इसको किस तरह से देखें? विपक्ष तो तमाम आरोप इलेक्शन कमीशन पर भी लगा रहा है, ईवीएम पर भी लगा रहा है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप हारने वाले तो हैं, अनुराधा जी। मैडम, अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, आप मुझसे जो बात कह रही हैं अगेन, बिकॉज़ दिस इज अ वेरी इनिशियल फेज ऑफ द रिजल्ट। चलिए। हम तो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस जी, ठीक आ रहा हूँ है। गुंजन जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। जी गुंजन जी, अपनी बात रखें। सूरज जी, जिस तरह अभी आपने और हम सबने देखा कि अनुराधा जी से जब महिला अपमान पे सवाल किया जाता है तो वो जवाब देने से किस तरह बचती हैं, और उसपे भी आरोप प्रत्यारोप मीडिया पे और एंकर पे भी लगा के रखती हैं कि आप इंटरप्ट कर रहे हैं, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, आप मुझे जवाब नहीं देने दे रहे। देखिए, कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा यही है। जब आपने मुझसे सवाल किया था महिला अपमान का और सम्मान का, तो मैं गौरवान्वित कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, और हमें संस्कार यही दिए गए हैं कि महिला अपमान और महिला सम्मान की बात राजनीति से परे होके की जाएगी, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये संवेदनशील मुद्दा है, ये हमारे देश की संस्कारिक मुद्दा है। तो उस पर जवाब मैंने यही दिया था कि अपमान करने वाला जो भी व्यक्ति हो, जिस भी पार्टी का हो, लेकिन वो सहन नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक अच्छी खबर बताना चाहूंगा गुंजन जी आपको, लेकिन उन्होंने एक अच्छी खबर बताना चाहूंगा और एक दूसरी खबर भी बताना चाहूंगा आपको कि इस समय यदि हम देखें कि भिंड सीट से फूल सिंह बरैया आगे चल रहे हैं और वहीं विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान 1,74,000 वोटों से आगे हैं। मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि हार होती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं आती है, तो किसे जिम्मेदार मानेंगे, और जीत होती है तो कौन जिम्मेदार है? जीत का सेहरा किसके सर पर? देखिए, जीत होना निश्चय है, और वो इसलिए है क्योंकि भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज देश का नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो जीत होगी तो निश्चय वो जनता की जीत होगी। और अगर हार है तो हार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की है। हार है तो हार परिवारवाद की है, हार है तो हार करप्शन की है, हार है तो आज उन तमाम चीजों की है जिसको कांग्रेस ने 55 वर्षों तक ढूंढा है, लेकिन न जनहित के फैसले लिए, न जनता के हित के फैसले, सिर्फ अपनी कुर्सी सत्ता के लोभ में जिसने राजनीति की है। आज हार का दिन सिर्फ उन्हीं का है। लेकिन गुंजन जी, सत्ता की लोलुपता तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। आप अभी तो इसलिए चुनाव लड़े ताकि जीत कर सत्ता में आ सके आप। नहीं सूरज जी, देखिए यही फर्क है शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को सिर्फ हार और जीत का मुद्दा नहीं मानती, सिर्फ कुर्सी का मुद्दा नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को एक ऐसा मुद्दा मानती कि जिसके जरिए वो जनता के हित की योजनाएं लेके आ सके और जनता का हित कर सके। और यही आपने देखा होगा कि 10 वर्षों में आज जो डबल इंजन सरकार की हम बात करें, अगर मध्य प्रदेश की देखें, तो जो ऐतिहासिक बदलाव, जो जीत और जो योजनाएं लेकर भारतीय जनता पार्टी आई है जनता के लिए, देखा हमने किस तरह हमने कितने करोड़ों गरीबों का कल्याण किया है, किसानों का उत्थान किया है, महिलाओं को सशक्त किया है, युवाओं का उत्थान किया है, देश को अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर न जाने कितने वर्षों तक, उसे मात्र 10 वर्ष में 5वें नंबर पे लाने का काम किसने किया? सूरज जी, मोदी सरकार ने। लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छी खबर और बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सीट से आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ मंडी से कंगना रनौत, नागपुर से नितिन गडकरी जो है वो आगे चल रहे हैं। यहाँ पर रुझानों में एनडीए को पूरा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विदिशा से आप देखें अगर तो शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज भी आगे चल रही है, सूरज जी, जिनकी सीट पर असमंजस बना हुआ था। रायबरेली से राहुल गांधी आगे हैं। तो तमाम रुझान जो आ रहे हैं, लेकिन अमेठी सीट से यहाँ पर
स्मृति ईरानी जो है वो वो पीछे हैं। पीछे चल रही हैं सूरज जी। बिल्कुल, केएल शर्मा वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं और पहले चरण का जो पहले राउंड की गिनती हुई है वहां पर उन्होंने बढ़त हासिल की और दूसरे राउंड में भी लगातार वो बढ़त उन्होंने बना रखी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है डॉक्टर आर के शुक्ला जी, जिस तरह से अभी गुंजन जी ने कहा कि यदि हार होगी तो परिवारवाद की हार होगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। मैं एक शब्दांश दोहराना चाहूँगा, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई और घोषणा से ठीक पहले और आचार संहिता लगने के बाद भी नेताओं का गांव जाना चालू हो गया अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए, मतदाताओं से अपील करने के लिए। तो मतदाताओं की ओर से एक बात हर चुनाव में आती है कि शहर से चलकर कुछ नेता गांव आ गए हैं, शहर से चलकर कुछ नेता गांव आ गए हैं, ऐसा लगता है कि देश में चुनाव आ गए हैं। तो अब चुनाव खत्म हो जाएंगे, नेता फिर गायब हो जाएंगे और मतदाता फिर अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगेगा। ये हम पिछले 7 दशक से देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि 2024 का चुनाव जहां कई मायनों में अलग रहा है, तो जो नेता जीत कर सदन में जाएंगे, क्या जनता फिर ये दोहराएगी आने वाले 5 साल में, या फिर जनता के लिए भी कुछ होने वाला है? देखिए, राजनीति में कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, ना तो कोई यहाँ फकीर बनने आता है, ना यहाँ कोई ये ना संत बनने आता है। हाँ। आते हैं सब सत्ता का सुख भोगने के लिए। हाँ। अब वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। जी। हाँ, निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों या कोई भी राजनीतिक पार्टी की एक अपनी विचारधारा होती है। उस विचारधारा को लेके उनके कार्यकर्ता, उनके नेता आगे बढ़ते हैं। तो आज की परिवेश में कोई भी नेता अगर ये दावा करता है कि मैं राजनीति में चुनाव जीतने नहीं आया हूँ, हाँ। तो वो मुझे लगता है कि वो 101% झूठ बोल रहा है। हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के केस में अब देख लिया है ना, एक उसका उदाहरण मैं भी देता हूँ हमारे मध्य प्रदेश का। हाँ। है ना, 2018 में हाँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी वजह से एक गुट टूट के कहाँ गया, भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए सेवा में नहीं आई थी तो उनको अपने साथ ना मिला के है ना, माने दोबारा चुनाव में जाना चाहिए था। हाँ। बट ऐसा नहीं किया। ठीक है। और ये उदाहरण सिद्ध करता है कि राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता सिर्फ और सिर्फ सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, ना कि वहां फकीर बनकर या संत बनकर सेवा करने के लिए आते सवाल हैं। ये भी खड़ा होता है शुक्ला जी यहाँ पर, अब जनता की सेवा तो हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो भी सरकार सत्ता में आती है तो वो जनता का विकास किस तरह कर रही है? क्या जिन मुद्दों से उनको फायदा मिल रहा है सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर काम किया जा रहा है, या फिर अन्य मुद्दों पर भी काम किया जा रहा है? अब देखिए, जैसे मंगलसूत्र, आरक्षण, इन सब की जब बात आई तो आपको लग रहा है कि इन पूरे मुद्दों की चुनाव में जरूरत भी थी क्या? देखिए, मैंने इसके पहले भी कहा था कि राजनीति में आने का मतलब ही है कि इन्हें सत्ता की प्राप्ति करना। अब सत्ता की प्राप्ति करने के लिए कुछ जो है ना, मतलब भावुक मुद्दे होते हैं वो भी उठाए जाते हैं। कोई भी नेता के द्वारा हो। मंगलसूत्र का मुद्दा था, वो ठीक है कि उससे किसी का डायरेक्ट विकास नहीं होने वाला, लेकिन निश्चित रूप से भावुक मुद्दा था। ठीक है। और जो किसी ना किसी पार्टी को राजनीतिक वोटों के माध्यम से फायदा पहुंचा सकता था, ऐसे मुद्दे 1947 से लेके आज तक उठाए जाते रहे हैं, रहेंगे। उसको ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं, क्योंकि राजनीति ही क्या है, एक बड़ा सत्ता प्राप्ति का माध्यम है। उसके माध्यम से सेवा करने का एक वजह ढूंढी जाती है। जैसा शुक्ला जी ने कहा कि राजनीति जो है वो सत्ता प्राप्ति का माध्यम है और कोई भी प्रत्याशी ये नहीं कह सकता कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, चुनाव जीतने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन दामोदर राजावत जी, हमने एक बात देखी है, केवल मध्य प्रदेश के परिदृश्य में नहीं, पूरे देश में एक कहावत होती है, इंग्लिश में कहा जाता है कि बेगर्स आर नॉट अ चूजर्स। तो ये भी एक वर्ग है, ये इस देश की जनता है, इस देश के लोग हैं, बस ये है कि वो मतदाता नहीं हैं, इसलिए आज तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसा कि अभी हमारी सहयोगी ऋषिका ने कहा कि केवल वो मुद्दे और वो बातें, वो योजनाएं जिससे राजनीतिक दलों को फ़ायदा मिले, वो उन पर काम करती हैं राजनीतिक पार्टियां, जिससे उनका जो वोट परसेंटेज है वो मजबूत हो, उनका वोट बैंक मजबूत हो। वेगर्स के लिए कोई काम नहीं करता, क्योंकि वेगर्स आर नॉट अ चूजर्स। सूरज जी, मैं आपको बता दूं, राजनीति में सबसे बड़ी व्याख्या है कि राजनीति एक अंधे व्यक्ति की तरह होती है, और जब उसकी आंखें आती हैं तो सबसे पहले जिस बैसाखी से वो चलती है उसी को दूर करती है। हाँ। जिसके भरोसे वो जीत रही है, यानी गरीब, अशिक्षित, स्वास्थ्य में बिछड़े हुए तबके हुए, उन लोगों से जीतने की काम करती है राजनीति। हर लीडर, हर पार्टी का यही रहता है कि वो गरीब के साथ है, तबके के साथ है, ST SC के साथ है, आदिवासी के साथ है। और जैसे ही वो चुनाव में आती है तो अगले
लगभग 4 साल उन चीज़ों को भूल जाती है। और जो उसका वोटर नहीं है, खास तौर से बहुत सारे ऐसे मामले लगाए जाते हैं कि ये बांग्लादेश से आया है, ये नेपाल से आया है, ये श्रीलंका से आया है। हाँ। आसपास जो वोटर है उनको खदेड़ने की बात होती है, उनको मानवता की बात नहीं होती। वहीं जो लगता है कि ये, जैसे भाजपा की बात करें कि हमारा मुस्लिम कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, तो उन्होंने सीधा सीधा हिंदू गेम खेला, यानी राम मंदिर के मुद्दों को बात चलाया। वहीं मुस्लिम लोग आरक्षण की बात हुई, ये बराबर। समझते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहें, हाँ। या कुछ ऐसे चुनावी दल हैं जो सिर्फ मुस्लिम वोट को प्राप्त करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टीगत, यानी यहाँ भारत में एक बात कही है कि गरीबी अमीरी से यहाँ संबंध नहीं है, यहाँ जातिगत और धर्मगत वर्ग पर लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है। और इसके लिए केवल रीजनल पार्टी नहीं, नेशनल पार्टियां इस पर करती हैं और हामियां तो ये भरती हैं कि हमने हमेशा सद्भाव की बात करी है। हाँ। चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, जब मुख्यमंत्री का बंटवारा होता है वो भी जातिगत हो जाता है। ठीक है। लेकिन बात एक भारत के वोटर की है। हाँ। वोटर हमेशा जब तक काम का है तब तक उसका, यानी बाजरे से कभी तेल नहीं निकाला जा सकता। सही है। उसी तरह जो वोटर है जी। उसी से इनको लुभावने के काम करे जाते हैं। हाँ। लेकिन पार्टियां यहाँ पर दामोदर जी, जैसे वोटर की बात हो रही है तो एक सवाल और मन में ये रहता है जो जनता भी पूछ रही है सूरज जी। हमने शुरुआत जब देखी तो विपक्ष ने इस पर शुरुआत की, जैसे ही बीजेपी का मैनिफेस्टो आया या उनका संकल्प पत्र, जैसे वो कह रहे हैं संकल्प पत्र आया, तो जनता की तरफ से भी बेरोजगारी और महंगाई को लेकर तो बात की गई। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया कि बेरोजगारी और महंगाई पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री क्यों कुछ नहीं बोलते। ये सवाल गुंजन जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। अब देखिए, शुरुआती रुझान तो हम देख रहे हैं एनडीए को बढ़त मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मोदी सरकार बन जाती है, आप बहुमत में है, अगर आप सरकार बना लेते हैं, तो क्या आप अपने एजेंडे में बेरोजगारी और महंगाई वाले मुद्दे को प्रमुखता से रखेंगे? गुंजन जी। देखिए ऋषिका जी, चाहे महंगाई की बात कर ले या बेरोजगारी की, इन मुद्दों को पहले भी लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा इस पे काम किया है। जिस तरह मैंने बताया था, आपने कहा पहले भी लिया गया है, मैं आपको यहाँ पर रोककर पूछना चाहूंगी, इस पूरे चुनाव में आपके नेताओं ने या फिर प्रधानमंत्री ने कब इस पर बात की है, सीधे तौर पर कब जनता से कनेक्ट होने की कोशिश की है बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर? गुंजन जी, क्योंकि जो टिप्पणियां हुई हैं, जो बयानबाजी हुई, वो सभी के सामने है और आम मुद्दे तो इस पूरे चुनाव में नहीं उठाए गए। ऋषिका जी, देखिए, मुद्दा उठाने का काम किसका है? भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित के हर मुद्दे पे बात की है, चाहे महिलाओं हो, चाहे युवा हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न जाने कितने मंचों से हमारे देश के युवाओं को संबोधित किया है और युवाओं के मुद्दों पे चर्चा की है। और आज भी मैं आपको बता दूं, अभी रिजल्ट आने के पहले भी जो बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग रखी थी, बैठक बुलाई गई थी, उसमें आने वाले 125 दिन के रोड मैप जिसे कहते हैं उसे तैयार किया गया और पूरा 125 दिन युवाओं को समर्पित किया गया है। क्योंकि समय की सीमा है, गुंजन जी आपको रोकना चाहूंगा, समय की सीमा है। डॉक्टर अनुराधा सिंह जी, बहुत कम शब्दों में आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। दो चीजें, एक, जैसा कि गुंजन जी ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने परिणाम आने से पहले एक बैठक रखी और 125 दिन का रोड मैप तैयार किया है। यदि जनता आपको आशीर्वाद देती है तो मेरे दो सवाल हैं। यदि जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आपका रोड मैप क्या है और वो खटाखट गरीबी कैसे दूर होने वाली है देश से? देश की जनता गवाह है कि कांग्रेस ने कहा वह सदैव करके दिखाया है। जो हमारा मैनिफेस्टो है, हम उसको जो उसमें जो हमने कहा है, जनता के समक्ष जो वादे किए, उसको हम कांग्रेस अक्षर अक्षर पूरा करेगी। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, अनुराधा जी, कांग्रेस ने हमेशा जो कहा है की जा रही है, हमेशा। ठीक है, अनुराधा जी, शुरुआत किससे करेंगी? जी मैडम, शुरुआत किस चीज से करेंगे? गरीबी हटाने से करेंगे खटाखट? तो वो कैसे हटाएंगे? देखिए, जब कांग्रेस कोई बात कहती है तो उसके पीछे एक पूरा वर्कआउट प्लान होता है। मैं ज्यादा दूर न ले जाके आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही बताना चाहूंगी जी कि मध्य प्रदेश के विधानसभा पटल पर भी स्वीकारा जा चुका है कि कमलनाथ जी की सरकार ने जो कार्य किए, किसानों का कर्जा माफ किया, विधानसभा के पटल पर भी स्वीकारा जा चुका है। जब उस समय पे बातें होती थी बड़ी बड़ी, उस समय के चुनाव के दौरान कि कैसे होगा,
तो कांग्रेस जो कहती है वो कांग्रेस ने सदैव किया। चलिए, आप मनरेगा की भी बात करिए, क्योंकि समय की सीमा देखिए, है, मनरेगा हालांकि पूरे वर्ल्ड के लिए समय की एक सीमा है, रिसर्च क्षमा का चाहूंगा, विषय आपकी बात काट रहा हूँ कांग्रेस ने कितने कि जिस तरह से बेहतरीन आपने तरीके से किसानों की बात की, हालांकि उसका किसान क्रियान्वयन किया। कर्ज माफी का जो मुद्दा रहा उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझसे 24 लाख किसानों को फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए गए हैं, ये खुद सिंधिया का बयान है और इस तरह की बातें सामने आ चुकी है। हालांकि समय की सीमा है। अंतिम प्रतिक्रिया डॉक्टर आर के शुक्ला जी, 1 मिनट में आपसे चाहता हूं इस चुनाव को लेकर के और शुरुआती रुझानों को लेकर के। देखिए, पहले मैं अभी जो हमारे यहाँ दोनों ही हमारे प्रवक्ता बात कर रहे थे महंगाई की और बेरोजगारी जी, मुझे याद आ रहा है कि 1947 से लेके आज 2024 तक, हाँ, शायद जब मैंने पहली बार वोट डाला होगा 92 या 93 के आसपास मैंने डाला था, हाँ, तब भी ये दो ही मुद्दे हमारे देश में प्रमुखता से राजनेता इसका उपयोग करते थे। हाँ, और आज अगर 92 से हम काउंट करें तो 32 साल के बाद भी दोनों मुद्दे उसी स्ट्रांगता के साथ आज देश के सामने खड़े हुए हैं। ना हम प्रमुखता से या वो पूरी शक्ति के साथ आज भी खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने 1971 में पहली बार नारा दिया था गरीबी हटाओ का, इंदिरा जी के समय पे, और उस समय जो नारा दिया 71 में जो नारा दिया था गरीबी हटाओ का, और उसके बाद में 1992 में कांग्रेस ने नारा दिया था कि जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। 92 में ये नारा दिया, तो मतलब ये मुद्दे लगातार चलते रहे हैं। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए तमाम मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, डॉक्टर अनुराधा सिंह जी, गुंजन चौकसी जी, दामोदर राजावत जी और हमारे सहयोगी ऋषि का, आप सभी का धन्यवाद। चर्चा में शामिल होने के लिए बात की जा रही है लोकसभा चुनाव 2024 की, अब की बार किसकी सरकार। हालांकि रुझान बता रहे हैं कि किसकी सरकार है। यदि यही रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो साफ है कि एक बार फिर इतिहास रचने वाला है, और वो इतिहास जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रचा था, वो इतिहास एक बार खुद को दोहरा रहा है। क्योंकि कहते हैं कि इतिहास अपने आप में एक साइकिल है, ये जो चक्र है, ये चक्र खुद को दोहराता है, और इतिहास यदि खुद को दोहराने जा रहा है तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। क्योंकि जो भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, या अटल बिहारी वाजपेयी हो, या तीसरी बार बनने वाले चौथे प्रधानमंत्री यदि नरेंद्र मोदी होते हैं, तो फिर देखना है कि देश में कैसा भूचाल आने वाला है, और वो भूचाल क्या होगा जिसका अंदेशा लगाया जा रहा है। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।